हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBVICAL आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2023 के इतिहास का एक सेट हम लोग यहाँ पे पूरा सॉल्व करने वाले हैं। सेट है 321 AI। ये सेट दोस्तों अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको पूरा वीडियो वॉच करना होगा। और आपको ये बता दें कि अगर आप पिछले साल का पेपर, अगर आप 2022 का, अगर आपके पास पेपर है 2022 का, 2023 का, अगर ये सॉल्व कर लेते हैं तो गारंटी आपको बताते हैं कि कम से कम 30 से 35 नंबर जो है आप आराम से पा जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार अलग अलग टाइप से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, अलग अलग सेटों में वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो दोस्तों इसीलिए पिछले सालों का पेपर जो है वो सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा, एक आंकड़ा मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप उससे पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो आपको कहीं न कहीं एक अच्छी खासी तैयारी भी हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में यही उद्देश्य है कि आप तक जो है पूरा पेपर सॉल्व करके बताया जाए और अच्छे तरीके से समझा देंगे। गारंटी मेरी दोस्तों समझाने की, आपको याद करवाने की। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। दोस्तों यहाँ पे अगर सेट की बात करें 2023 का, ये इतिहास का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है। आप यहाँ पे दे सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे दिया गया है 5 नंबर का मानचित्र आता है, 10 नंबर का डेट वाला आता है। तो ये पूरा का पूरा 100% ये तो दोनों कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये सेट कंप्लीट होने के बाद मैं आपको अलग से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड में आएंगे, और वही कराऊंगा जो बोर्ड में आते हैं और आने की संभावना बिल्कुल रहेगी। शुरुआत करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महावीर का मूल नाम था। तो महावीर का मूल नाम कौन था, इसमें जो है डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। एक ही टॉपिक आपको अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए महावीर का जो है नाम पूछा गया है, तो आपको बता दें कि आपने नाम सुना होगा महावीर जैन का, ठीक है। महावीर जैन का नाम सुना होगा आपने। तो ये महावीर जो जैन थे, ये जैन धर्म के जो जैन धर्म था, उस जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थंकर हैं। ये 24वें तीर्थंकर हैं महावीर जैन। और अगर इनके बचपन का नाम बात करें तो इनके बचपन का नाम वर्धमान है, ठीक है। वर्धमान का मतलब होता है जो बढ़ता है। इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है मतलब कि जो बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्धमान का अर्थ होता है जो बढ़ता है, और महावीर की बचपन का नाम क्या है, वर्धमान है। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वर्धमान यानी महावीर से पहले अगर बात करें तो जो है इनसे पहले पार्श्वनाथ जो है वो 23वें जो है तीर्थंकर थे। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, इसका भी सवाल पूछा जा सकता है। तो दोस्तों डिटेल में मैंने बता दिया कि जो है महावीर के बारे में। महावीर क्या थे, महावीर जो है 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और इनका बचपन का नाम या फिर कह सकते हैं इनका मूल जो नाम था वो वर्धमान था। वर्धमान का मतलब होता है जो बढ़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है, अर्थशास्त्र के लेखक थे। तो आपने जो है कई बार पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना भी होगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं। तो अर्थशास्त्र के अगर लेखक की बात करें तो यहाँ पे इनका जो नाम था वो कौटिल्य था, ठीक है। इनका नाम कौटिल्य था, और कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं, ठीक है। कौटिल्य को जो है चाणक्य भी कहते हैं। और इन्हीं जो चाणक्य थे या कौटिल्य थे, इन्हीं को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो विष्णुगुप्त तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कौटिल्य दिया होता तो भी आंसर कौटिल्य होता, अगर चाणक्य दिया तो आंसर चाणक्य होता। लेकिन इन दोनों को ऑप्शन ना देकर विष्णुगुप्त दिया है, क्योंकि बहुत लोग को पता नहीं होता है विष्णुगुप्त। तो चाणक्य या कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे, विष्णुगुप्त हो जाएंगे। अगर बात करें अर्थशास्त्र में जो आप विषय के रूप में पढ़ते हैं, उस विषय के रूप में बात करें तो एडम स्मिथ जो है, एडम स्मिथ, ये जो है अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो एडम स्मिथ को माना जाता है, जो कि अर्थशास्त्र के विषय के रूप में जो आप पढ़ते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए तीसरी क्वेश्चन है, वासुदेव किस धर्म के मुख्य देवता थे। तो आप सभी जानते हैं कृष्ण के जो है जो पिताजी थे वासुदेव। तो यहाँ पे वासुदेव तो यहाँ पे वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वैष्णव धर्म हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना स्थापना कौन किया था। ये सवाल यहाँ पे है कि नगर जो था उस साम्राज्य की स्थापना कौन किया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हरिहर और बुक्का ने जो है किया था
1336 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगर बात करें तो जो है विजयनगर साम्राज्य, तो ये कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक में, और ये कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के तट पर है, तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर है। और एक तुंगभद्रा जो नदी है, ये नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किस नदी की? कृष्णा नदी की, जो एक मुख्य नदी है कृष्णा नदी, उसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। और तुंगभद्रा जो नदी है, ये इसी नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य है, और जो है ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरिहर और बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे दोस्तों देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग सेटे में पूछा गया है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, उनका दरगाह बात करें तो अजमेर जो है, अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, और मोइनुद्दीन जो चिश्ती थे, ये एक सूफी संत थे। ठीक है, एक सूफी संत थे, और ये सूफी संत का जो दरगाह है वो अजमेर में है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले डिटेल में थोड़ा मैं आपको समझा दूँ। देखिए 1927 में क्या हुआ था? 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे? मद्रास में। मद्रास का जो ये न्यू नेम है वो है चेन्नई। ठीक है, मद्रास का जो न्यू नेम है वो है चेन्नई, चेन्नई इसका न्यू नेम है। ठीक है, प्राचीन नाम मद्रास है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें, जो है 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था मद्रास में, और इसी मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। ठीक है, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। तो साइमन कमीशन जब भारत आया था, विरोध कब किया गया था? और 1927 में किया गया था, और भारत कब आया था? 1928 में आया था। तो इसमें 28 ऑप्शन नहीं दिया है, तो करेक्ट 1927 ही माना जाएगा। 1928 में जब भारत में एक साइमन कमीशन आया, तो काले झंडे दिखाकर जो है साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए थे। ठीक है, साइमन कमीशन जब भारत आया था, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1927। आगे दोस्तों देखते हैं अगला सवाल यहाँ पे, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखक जो है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है पहले प्राइम मिनिस्टर, भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी जो है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल, शिवाजी का राज्य अभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों अगर बात करें शिवाजी का राज्य अभिषेक के बारे में, तो इसमें जो है अगर आप डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो शिवाजी मराठा साम्राज्य के जो है, एक तरह से देखा जाए मराठा साम्राज्य को देख रेख करने वाले शिवाजी जो है महाराज, राज्याभिषेक हुआ था इनका राज्याभिषेक हुआ था 1674 में हुआ था। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पे 1630 वाला करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1630 में जो है राज्याभिषेक की जगह पे यहाँ पे इनकी जन्म हुई थी। तो इसमें करेक्ट आंसर 1630 हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शाहजहां के शासनकाल में किस कला का चरमोत्कर्ष हुआ था? मतलब किस कला का जो है ज़्यादातर जो हस्तक्षेप हुआ था? तो इसमें मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला या सुलेखन कला का जो है परिचित था। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें तो शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला का जो है बहुत ज़्यादा चरमोत्कर्ष था, और इसी वास्तुकला को स्वर्णकाल जो है स्वर्णकाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्वर्णकाल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वास्तुकला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 10 नंबर आपका यहाँ पे फिक्स हो जाता है। रॉलेट एक्ट भारत कब आया था? तो रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट, इसका पूरा जो नाम था, जो अंग्रेज अधिकारी था सर सिडनी रॉलेट, इसका पूरा नाम था सर सिडनी रॉलेट, ये इसका पूरा नाम था। और ये जो है सिडनी रॉलेट भारत कब आया था? तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, और ये उसी टाइम पे 1919 में रॉलेट एक्ट जो है भारत में आया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 में। इस प्रकार से दोस्तों 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन कवर किए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुविकल्पीय के बाद जो है अति लघु क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, हड़प्पा पुरास्थल का उत्खनन सर्वप्रथम किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो आपको जवाब यहाँ पे पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो स्थल मिला था वो हड़प्पा ही मिला था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी या फिर हड़प्पा पुरास्थल की उत्खनन के बारे में अगर बात किया तो इसमें जो है दयाराम किया था, दयाराम साहनी ने किया था। कौन? दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था तो ये भी देख लीजिए, यहाँ पे आरंभ कब हुआ था ये कहा गया है तो 1921 में। ठीक है, 1921 में जो है दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन का यहाँ पे प्रारंभ हुआ था इनके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। एक बात यहाँ पे और ध्यान रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में एक स्थल और बहुत ही फेमस था जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। ये भी आपसे अलग से सवाल पूछ लेगा। तो मोहनजोदड़ो के बारे में दोस्तों अगर बात करें तो ये मोहनजोदड़ो जो है ये राखलदास बनर्जी ने किया था। इसका राखलदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? एक साल आगे बढ़ा देते हैं, 1922 में। 1922 में मोहनजोदड़ो की जो है खुदाई प्रारंभ हुई थी। तो इस प्रकार से आप दोनों आंसर यहाँ पे समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 अगला है यहाँ पे, इंडिका की रचना किसने की थी? 1 नंबर का सवाल है। आपको ऐसे ऐसे सवाल जो है कवर करने होंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिका की बात करें तो जो है मेगास्थनीज के बारे में आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो जान लीजिए, मेगास्थनीज ने जो है ये जो है इंडिका की रचना की थी। अगर दोस्तों मेगास्थनीज के बारे में बात करें तो आपको थोड़ा डिटेल में और समझा दें। आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो जानते होंगे। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो है एक तरह से दरबार में राजपूत थे मेगास्थनीज, और इन्होंने ही जो है इंडिका की रचना की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगे दोस्तों आपको समझ में आ भी रहा होगा, स्तूप से आप क्या समझते हैं? स्तूप से आप क्या समझते हैं, ऐसा सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मान के चलिए जो स्तूप होते हैं वो कुछ इस टाइप से देखने को मिलते हैं, इस टाइप से स्तूप बनाए जाते हैं। ठीक है, इस टाइप से जो है स्तूप बनाए जाते हैं। अगर दोस्तों स्तूप का अर्थ देखा जाए तो स्तूप क्या होता है? स्तूप देखिए एक टीला के रूप में दिख रहा होगा आपको, ये जो दिख रहा है एक टीले के रूप में दिख रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों स्तूप को टीला भी कहते हैं। ये टीले की जो आकार होती है इसमें अवशेष रखे जाते हैं। यानी बौद्ध धर्म में दोस्तों अगर बात करें तो बौद्ध धर्म में, ठीक है, बौद्ध धर्म में क्या हो रहा था, अवशेषों को रखने के लिए ये टीले बनाए जाते थे और इसी टीलों को स्तूप कहा जाता है। तो आप ऐसे आसानी से समझ सकते हैं जो है जो ये संरचना बनी हुई है, इस संरचना में जो मृत शरीर होते हैं उनको अवशेष को रखे जाते थे, जैसे दफन करना होता है उसी टाइप का। तो उस टीले को जो है स्तूप के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में ये किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चौरी चौरा हत्याकांड जो है कब और कहाँ हुआ था? तो चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था वो आप सभी को अच्छे से पता होगा कि ये गोरखपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। और गोरखपुर पड़ता कहाँ पे है? यूपी में पड़ता है। दोस्तों आपको बता दें कि ये मानचित्र में भी सवाल पूछा सकता है कि चौरी चौरा जो है हत्याकांड कहाँ पे हुआ था, तो आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। कहाँ पड़ता है? यूपी में। ठीक है, आगे दोस्तों बात करते हैं, अगर ये घटना कब घटी थी तो 5/2, ठीक है, 5/2/1922, 5/2/1922, 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटी थी चौरी चौरा नामक स्थान पर गोरखपुर में। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें कहानी आपको बता दूं तो आप ऐसे समझ लीजिए। चौरी चौरा एक स्थान है कहाँ पे? गोरखपुर में। यहाँ पे क्या हो रहा था, जब असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरुआत की गई थी तो उस टाइम पे जो है जुलूस निकल रही थी। ठीक है, जुलूस निकल रही थी तो रास्ते में जो है एक पुलिस स्टेशन पड़ा। उस पुलिस स्टेशन के सामने से जब जुलूस निकला तो वहाँ के जो पुलिसकर्मी थे वो पुलिसकर्मी ने जुलूस वालों को रोकना चाहा। ठीक है, तो उसमें से जब रोकना चाहा तो उसमें से 2-3 लोग थे, जो दो तीन लोग से झड़प हो गई। जब झड़प हुआ तो क्या कि उन पुलिसकर्मी ने उन दोनों 3 लोगों को मारने लगे, जो भारत के लोग थे जो असहयोग आंदोलन शुरू कर रहे थे। तो कहीं न कहीं उन जब पुलिसकर्मी उनको मार दिए तो अन्य जो जुलूस वाले थे उनको देखे कि भाई ये हमारे जो सहयोगी को मार रहे हैं, तो इसीलिए सभी लोग जो है उस पुलिस थाने को घेर लेते हैं, और सब पुलिसकर्मी बचने के लिए वो अपने आप को जेल में जाके, मतलब पुलिस थाना जो था उसमें अपने आप को कैद कर लेते हैं, अपने कमरे में बंद कर लेते हैं। लेकिन जो जुलूस वाले होते हैं उनके हाथ में एक मसाल होती है और उस मसाल से जो है उस पूरे थाने में आग लगा देते हैं, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल जाते हैं। यही चौरी चौरा हत्याकांड है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान व्यवस्था क्या थी। तो शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान व्यवस्था क्या थी यहाँ पे, तो शिवाजी का जो साम्राज्य था, जैसे साम्राज्य होता है, समाज में मंत्रिमंडल होते हैं, ठीक है, मंत्रिमंडल सबको दिए जाते हैं। तो ये जो मंत्रिमंडल था इसी को परिषद सलाहकार उस टाइम पे शिवाजी के दरबार में कहा जाता था, परिषद सलाहकार, ठीक है। तो जो परिषद सलाहकार होते थे उन्हीं को मंत्रिमंडल के नाम से भी जाना जाता था। तो इसमें जो परिषद सलाहकार थे इसमें 8 पद निर्धारित किए गए थे और वही 8 जो पद होता था वही 8 पद अष्टप्रधान कहलाता है, ठीक है। ये 1 नंबर का सवाल आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अति लघु आता है, सॉरी इसके अति लघु के बाद लघुत्तरीय आता है। तो इस प्रश्न को यहाँ पे देखिए 4 नंबर में 5 नंबर में सवाल पूछा जाता है। तो कम से कम इसको आपको जो है कम से कम 2 पेज में लिखना होता है इस आंसर को। तो इस आंसर को मैं बाद में बताऊंगा, पहले मानचित्र का और जो डेट वाला है वो देख लेते हैं। इन क्वेश्चनों को मैं अलग से करवा दूंगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सबको दोस्तों अच्छे से करा देंगे, बहुत अच्छे से कराएंगे और बता देंगे, समझा देंगे आपको कि कैसे पढ़ा जाता है इतिहास, पूरे अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए डेट वाला ये 10 नंबर का सवाल आता है, तो इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करना है। 563 ईसा पूर्व की घटना में कौन सी घटना घटी थी यह को बताना है। तो 563 जो है ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ईसा पूर्व का मतलब ये होता है कि ईसा मसीह जन्म के पहले की जो घटना होती है उसे ईसा पूर्व कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटना होती है उसे ईसवी कहा जाता है। तो 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ पे, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, लुम्बिनी में। आगे दोस्तों देखते हैं 527 ईसा पूर्व में। तो 527 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, इसमें गौतम बुद्ध ने क्या दिया था, पहला जो धर्मोपदेश दिया था वो 527 ईसा पूर्व में दिया था। आगे देखिए यहाँ पे 305 ईसा पूर्व लिखा हुआ है। तो आपने चंद्रगुप्त मौर्य का सुना नाम होगा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का जो है एक तरह से देखा जाए चंद्रगुप्त मौर्य और जो है सेलुकस, ठीक है, सेलुकस चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच में जो है युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों आता है 7-8 यानी 78 ईसा पूर्व। 78 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल दोस्तों पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था जो कुषाण वंश से संबंधित थे, कुषाण वंश से संबंधित थे कनिष्क, और कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था 78 ईस्वी में, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे 319 लिखा हुआ है। तो 319 में क्या हुआ था, गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी। गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल की शुरुआत यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से संवत की शुरुआत हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे 380। तो 380 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय का जो है यहाँ पे शासन शुरू होता है 380 ईसा पूर्व में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 712 ईस्वी में। ये भी ईस्वी है। 712 ईस्वी में अगर बात करें तो 712 ईस्वी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण होता है, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण होता है। और जो पहला मुस्लिम आक्रमण होता है ये अरब के मुस्लिम होते हैं, मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन जो कासिम है, ये मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है, मोहम्मद बिन कासिम इसके द्वारा जो है पहला भारत में मुस्लिम आक्रमण होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 712 जो है ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण होता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 1540 में। 1540 में जो हुआ था, कन्नौज का युद्ध हुआ था। कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। और इसी में दोस्तों एक पॉइंट और बता दें कि 1539 में और 1540 में ये दो युद्ध हुआ था। ये हुआ था आपका 1539 में हुआ था और 1540 में 2 युद्ध हुआ था। अगर 1539 में बात करें तो ये चौसा का युद्ध हुआ था 1540 में, और 39 में चौसा का, और 40 में जो है कन्नौज का युद्ध हुआ था।
40 में हुआ था कन्नौज का युद्ध हुआ था, ठीक है। 40 में कन्नौज का और 39 में चौसा का युद्ध हुआ था। किसके बीच में? हुमायूं और जो है शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। तो शेर शाह सूरी का दोनों में विजय हुआ था। शेर शाह सूरी का जो है दोनों में विजय हुआ था, शेर शाह सूरी का। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1539 में 1540 में। इसके बाद दोस्तों आप बात करते हैं 1565 में। 1565 में जो है यहाँ पे हुआ था तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा जो है ये प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक में पड़ता है। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था कहाँ पे? कर्नाटक में हुआ था। 1565 ईस्वी में जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसमें जो है विजयनगर साम्राज्य और जो है आपका दक्कन सल्तनत के जो है बीच युद्ध हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना हुई थी। तो इसको ध्यान में रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। अब दोस्तों यहाँ पे लास्ट पॉइंट बचा हुआ है मानचित्र का। मानचित्र का देख लीजिए फटाफट। यहाँ पे मानचित्र में देखिए पूछा है कि वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ स्थित है? लखनऊ में। आप सभी को अच्छे से पता है, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। वैशाली ध्यान में रखेंगे, वैशाली पड़ता है बिहार में। अभी मैं मानचित्र भी भर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। और खुसरो बाग कहाँ स्थित है? खुसरो बाग प्रयागराज में स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा, यही पड़ता है आगरा में। और ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता हो ताजमहल कहाँ पे स्थित है, जो है आगरा में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मानचित्र यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ऐसे ही रफली मानचित्र देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं ऐसे से बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे समथिंग दोस्तों एक मानचित्र ऐसे बना लेते हैं ताकि जो है मैं आपको अच्छे समझा सकूँ और इसको मानचित्र को अच्छे से भर सकें। चलिए मान लेते हैं समथिंग कुछ बन गया इस प्रकार से। अगर कॉपी बनाते तो अच्छा बनाते हैं, ऐसे यहाँ पे इतने छोटे से मोबाइल में बन नहीं सकता है, हाथ से बना रहे हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी यहाँ पे पहला पॉइंट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी यहाँ पे हो जाएगा लखनऊ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। तो यहीं पे बिहार बगल में है, यहीं पे बिहार है और यहाँ पे आप लिख देंगे। ध्यान रखेंगे जब दोस्तों आप मानचित्र के बाहर लिखें तो वहाँ पे एरो जरूर लगा दें ताकि जो है पता चले कि आप वहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। इसके बाद खुसरो बाग कहाँ स्थित है? खुसरो बाग प्रयागराज में स्थित है और प्रयागराज पड़ता है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्रयागराज, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा प्रयागराज। आगे यहाँ पे अगला है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? और अकबर का मकबरा तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ पड़ेगा आगरा, और आगरा जो है यहाँ पे सिकंदरा आगरा यहीं पड़ता है, ठीक है। और ताजमहल कहाँ पे है? ताजमहल भी कहाँ पे है? आगरा में। तो इस प्रकार से तो आप मानचित्र भर सकते हैं। पूरा मैंने लगभग जो है ये पूरा पेपर सॉल्व किया है, और अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर 2024 में पूछे जाएंगे। अगर आप इसको अच्छे तैयार करेंगे तो आप पूरा आंसर अच्छे से दे पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।